हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध के में आपको सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की क्या आवश्यकता होती है, इसके बारे में मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ। इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिए, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को मूल्यांकन की क्या क्या आवश्यकताएं, कहाँ कहाँ पर इनकी आवश्यकता पड़ती है, उनके बारे में बता रही हूँ। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं या लाइव क्लासेस लूँ और या कोई भी आपको सूचना दूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। इसके साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं क्लासेस लेती हूँ तो उससे पहले मैं आपको टाइमिंग बता देती हूँ कि मैं कितने समय आपकी क्लास लूँगी। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें जो भी सूचना होती है मैं उस पर आप लोगों को दे देती हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता, यानी समाज में जो हम मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है इसके बारे में जानते हैं। तो सामाजिक दृष्टिकोण से तात्पर्य क्या होता है? तो सामाजिक दृष्टिकोण का मतलब होता है कि समाज में रहने वाले व्यक्तियों को सोचने विचारने का ढंग, यानी समाज में बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं जो कभी सकारात्मक भी सोच सकते हैं, जो नकारात्मक भी सोचते हैं, यानी जो पॉजिटिव निगेटिव दोनों सोचते हैं। कोई बुरा भी सोचता है, कोई अच्छा भी सोचता है। तो अलग अलग वैरायटी के लोग रहते हैं, अलग अलग गुण सभी में पाए जाते हैं। ठीक है, कोई बहुत अच्छा व्यक्ति होता है, कोई बहुत दयाहीन व्यक्ति होता है, दयावान व्यक्ति होता है, तो कोई ऐसे ही होता है, अकड़ू टाइप का थोड़ा होता है ना। तो सामाजिक दृष्टिकोण से तात्पर्य ये होता है कि समाज में रहने वाले व्यक्तियों को सोचने विचारने का ढंग या तरीका, ये विचार क्या है? ये विचार एक दूसरे के प्रति सकारात्मक व नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। या तो आप किसी से बहुत ज़्यादा घृणा कर सकते हो, नफरत कर सकते हो, या तो आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो ये सकारात्मक भी हो सकता है, आप किसी के लिए अच्छा भी सोच सकते हो, आप किसी के लिए बुरा भी सोच सकते हो। अगला पॉइंट कह रहा है कि समाज क्या है? एक गत्यात्मक होता है। ये गत्यात्मक का मतलब क्या होता है? देखिए, गत्यात्मक का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई बच्चा है, तो जब शिक्षक क्या करता है, शिक्षकों को ये समस्या का समाधान करने वाले क्षेत्रों की पहचान करने और छात्रों की सीखने की ज़रूरतों को समझने में मदद करता है। क्या गत्यात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है कि शिक्षकों को बच्चों की समस्या का समाधान करने वाले क्षेत्रों की पहचान करना और छात्रों को सीखने की ज़रूरतों को समझने में मदद करना। किसको? शिक्षक को। यानी शिक्षक छात्र क्या सीखना चाह रहा है, उसको सीखने में क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, उनमें वो मदद करता है और उनके शैक्षणिक विकास को क्या करता है? बहुत अच्छा बनाता है, सुनिश्चित किया जा सकता है। तो इसे हम कहते हैं गत्यात्मक। तो समाज क्या होता है? समाज जो होता है गत्यात्मक होता है, यानी यहाँ पर कई सारी समस्याओं का समाधान किया जाता है और कब कहाँ पे किस चीज़ के लिए ज़रूरत होती है उसमें भी हमें मदद मिलती है। आई होप कि आप लोग गत्यात्मक के बारे में समझ गए होंगे। अब बात करते हैं सामाजिक संबंधों के द्वारा ही समाज का निर्माण होता है, यानी सामाजिक संबंध जो होते हैं उन्हीं के द्वारा हमारे समाज का क्या होता है? निर्माण होता है। फिर कहा गया है कि उसके पारस्परिक संबंध व्यवस्थित होने चाहिए। सुव्यवस्थित ढंग से स्थापित संबंध एक प्रकार की व्यवस्था का निर्माण करते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। ठीक है, शिक्षा क्या होता है? अगला पॉइंट कह रहा है कि शिक्षा की जो व्यवस्था होती है वो समाज की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और आदर्शों के आधार पर की जानी चाहिए। यानी जो भी हम शिक्षा व्यवस्था करते हैं, जो भी हम शिक्षा के लिए कार्य करते हैं, वो क्या होनी चाहिए? वो समाज से जुड़ी होनी चाहिए, समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली होनी चाहिए, उनकी आकांक्षाओं को, उनके महत्व को, उनके आदर्शों को आधार मानकर की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऐसी शिक्षा दे रहे हो जो समाज से जुड़ी ही ना हो, तो वो शिक्षा हमारे लिए किसी काम की नहीं है। हम अगर शिक्षा प्राप्त करते हैं तो लोगों का भला करने के लिए, समाज को व्यवस्थित करने के लिए, समाज को अच्छी तरीके से ढंग से चलाने के लिए, तो इसीलिए शिक्षा की व्यवस्था समाज की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और आदर्शों को आधार मानकर ही दी जानी चाहिए। ठीक है, जैसे छोटा बच्चा होता है, आप क्या सिखाते हो? आप सिखाते हो आपके समाज में परिवार है, आपके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उनका आदर करो, उनका सम्मान करो, बड़ों का कहना मानो। ठीक है, सभी का सम्मान करो। तो अगर आप उनको ये सब चीज़ें नहीं सिखाओगे, समाज से रिलेटेड चीज़ें नहीं सिखाओगे, तो फिर शिक्षा बेकार है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है शिक्षा में बालकों में सामाजिक गुणों तथा और सामाजिक भावनाओं का विकास किस हद तक हो रहा है, इसके लिए भी मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। यानी हम जो भी चीज़ें बच्चों को सिखा रहे हैं, हम जो भी चीज़ें लोगों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे हों या वो बड़े हों,
तो वो सामाजिक गुणों और सामाजिक भावनाओं का विकास किस हद तक हो रहा है उनसे, इसके लिए भी मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। बिल्कुल है, शिक्षा क्या है? एक सोशल प्रोसेस होती है। प्रत्येक समाज अपनी मान्यताओं और आवश्यकताओं के अनुकूल ही शिक्षा की व्यवस्था करता है। अब आप क्या होता है, जैसे लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो आप डॉक्टर बनते हो बड़े होकर के, या कोई बच्चा बड़े होकर के डॉक्टर बनता है, तो वो क्या करता है? वो समाज की सेवा के लिए ही तो करता है ना। लोग बीमार होते हैं, उनको ठीक करने के लिए, किसके लिए? समाज में रहने वाले व्यक्तियों के लिए। ठीक है, तो ये शिक्षा क्या है? मेडिकल शिक्षा क्या है? एक समाज के लिए शिक्षा है। आप इंजीनियर बनते हो, किसके लिए? समाज के लिए, आगे चलकर कुछ कर सको, आप अपने भी जीवन को अच्छे से चला सको। तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। प्रत्येक समाज अपनी मान्यताओं, अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल ही शिक्षा की व्यवस्था करता है। आप एक शिक्षक बनने वाले हो, आप क्या करते हो? आप तो शिक्षक बनने वाले हो, आप बच्चों की नींव को क्या करते हो? मजबूत बनाते हो। तो इसके लिए शैक्षिक संस्थाएं भी स्थापित करता है, जहां पर अच्छी से अच्छी बच्चों को शिक्षा दी जा सके। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? जैसे भारत में प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली है। बिल्कुल, प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं? ये प्रजातांत्रिक होता क्या है? देखिए, प्रजातांत्रिक कहें या लोकतांत्रिक कहें, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। तो भारत में क्या है? प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली है, यानी कि लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जिसके अंतर्गत जनता अपनी इच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर, यानी कि वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकता है। इसे हम कहते हैं प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली। यानी आप क्या करते हो? आप अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार किसी एक को चुनते हो, किसी एक नेता को चुनते हो, अपनी इच्छा अनुसार उनको वोट देते हो, उनको मत देकर क्या करते हो? उनको चुनते हो। ठीक है, तो लोक शासन एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, उसे विधायिका बना सकती है। ठीक है, तो भारत में प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली क्या होती है? जिसे हम अपनी इच्छा अनुसार, अपने अनुसार क्या होती है? लोगों से जो लोगों के अनुसार जो होती, समाज में रहने वाले लोगों से जो शासन चलता है हमारा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली है, जो यहाँ प्रत्येक बच्चे की रुचि तथा क्षमता के अनुसार ही शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है? शिक्षा के बारे में बात कर रहा है, अभी मैंने आपको समाज के बारे में बताया। शिक्षा में भी क्या होता है? बच्चे जैसे समाज में क्या होता है, जैसे आप समाज में किसी एक नेता को अपनी इच्छा अनुसार चुनते हो, ठीक इसी तरीके से बच्चे क्या करते हैं? अपनी इच्छा के अनुसार शिक्षक को चुनते हैं, यानी उनको जिस शिक्षक से पढ़ना अच्छा लगता है वो उनसे पढ़ना चाहते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि भारत में जो प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली है, जो यहाँ प्रत्येक बच्चे की रुचि को उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता क्या होती है। तो हमने पढ़ा कि समाज में रहने वाले व्यक्तियों के सोचने विचारने की तरीका अलग होता है। कोई सकारात्मक सोचता है तो कोई नकारात्मक, तो कोई दोनों हो सकते हैं। समाज क्या होता है? गत्यात्मक होता है। ठीक है, हमें जो भी शिक्षा बनानी चाहिए वो क्या होगी? वो समाज की आवश्यकताओं को, उनकी आकांक्षाओं को, उनको महत्वपूर्ण को देखकर होनी चाहिए, उनको महत्व को देखकर होनी चाहिए। शिक्षक के बालकों में सामाजिक गुणों का और सामाजिक भावनाओं का विकास इस हद तक किया जाना चाहिए कि मूल्यांकन की आवश्यकता, इसके लिए भी मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षा क्या होती है? हमने भी बताया, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि प्रत्येक समाज अपनी मान्यताओं और आवश्यकताओं के अनुकूल ही शिक्षा की व्यवस्था करता है और शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मूल्यांकन की शैक्षिक अनुसंधान में आवश्यकता। कल आपने पढ़ा था कि शिक्षा में क्या हो सकता है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं शैक्षिक अनुसंधान। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो मूल्यांकन की शैक्षिक अनुसंधान में आवश्यकता है, दोनों में डिफरेंट है। एक होता है शैक्षिक आवश्यकता बताइए, एक होता है शैक्षिक अनुसंधान, जिसके बारे में अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, तो शैक्षिक अनुसंधान का तात्पर्य शिक्षा की प्रक्रिया में सुधार करना तथा उसका विकास करना या कार्य ज्ञान के प्रसार से किया जाता है। ये कहा गया है कि शैक्षिक अनुसंधान का तात्पर्य क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम अनुसंधान के बारे में समझते हैं। शैक्षिक तो आपको पता है कि शिक्षा के बारे में बात की जा रही है। अनुसंधान का मतलब होता है किसी चीज़ की खोज करना या अन्वेषण करना। ठीक है, या रिसर्च करना किसी के बारे में, यानी शिक्षा के बारे में रिसर्च करना शैक्षिक अनुसंधान कहलाता है। ठीक है, वैसे अगर आपसे कोई अनुसंधान के बारे में पूछता है तो अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च करना। ठीक है,
तो यहाँ पर शैक्षिक अनुसंधान के बारे में बात की जा रही है, यानी कि शिक्षा में, यानी कि हम क्या करते हैं, शिक्षा में अलग अलग तरीके से चीज़ों को खोजते हैं, ठीक है, उनकी रिसर्च करते हैं। तो यही कहा गया कि शैक्षिक अनुसंधान का तात्पर्य शिक्षा की प्रक्रिया में सुधार करना होता है, यानी जहाँ पर शिक्षा हमें ऐसी लगती है कि बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है, उनको बहुत इंटरेस्ट नहीं आ रहा है चीज़ों में, तो हम वहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजिंग कर देते हैं, वहाँ पर हम सुधार करते हैं, ठीक है। उनका विकास करना, किसका, बच्चों का विकास करना, यह कार्य ज्ञान के प्रसार से किया जाता है, ठीक है। जो शैक्षिक अनुसंधान में जो मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, किसके अनुसार होती है, ज्ञान के प्रसार के अनुसार होती है। जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकोगे, ठीक है। अगला पॉइंट है, शिक्षा प्रक्रिया के विकास के लिए आंतरिक प्रयास नवीन ज्ञान में वृद्धि करना तथा वर्तमान ज्ञान में विकास करना। यानी शिक्षा की प्रक्रिया के विकास के लिए जो आंतरिक प्रयास होते हैं उनमें नवीन ज्ञान में वृद्धि करना, यानी नए नए ज्ञान में वृद्धि करना, और जो वर्तमान ज्ञान में क्या करना, विकास करना, जो इस समय जो ज्ञान दिया जा रहा है उसमें क्या करना, डेवलपमेंट करना। अब हम बात करते हैं अनुसंधान की। अभी मैंने आपको बताया अनुसंधान क्या होता है। अनुसंधान यानी खोज करना, अन्वेषण करना कहलाता है, यानी इसको अंग्रेजी भाषा में रिसर्च कहते हैं। रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च, जिनका अर्थ होता है पुनः खोज करना। यानी आपने किसी चीज़ को, यानी कोई, मान लो आपने कोई बुक बनाई है या कुछ भी, आप किसी चीज़ की खोज कर रहे हो, आपने किसी के बारे में पहले आपने समझा दिया, पढ़ा दिया, अब उसको फिर क्या करो, उसकी रिसर्च करते हो, उसकी पुनः खोज करते हो, ठीक है। किस लिए, और भी बेहतर बनाने के लिए, और भी अच्छा बनाने के लिए, कुछ नया करने के लिए, ठीक है। यानी आपने देखा होगा अलग अलग तरीके से, अलग अलग विधियों के माध्यम से शिक्षा को देने के लिए, ठीक है, आप क्या करते हो, अलग अलग खोज करते हो, ठीक है, कि कैसे हम शिक्षा को सरल और रुचिपूर्ण बना सके। अगला है, मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देश दिया जा सकता है। यानी हम मूल्यांकन के आधार पर बच्चों का मूल्यांकन करके हम छात्रों को शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देश भी दे सकते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन से छात्रों की रुचियों, अभिरुचियों, कुशलताओं, योग्यताओं, दृष्टिकोणों और व्यवहारों का ज्ञान संभव है। फिर अगला पॉइंट कहता है कि मूल्यांकन से विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों की उपयोगिता का क्या होता है, ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की क्या आवश्यकताएं पड़ती हैं, शैक्षिक अनुसंधान में मूल्यांकन की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, इनके बारे में आपने जान लिया। कल हम पढ़ेंगे मूल्यांकन, मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर होता है। पहले से ही आपको पता है मापन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है। कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका क्या अंतर है। कल की क्लास भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ही बेहतर होने वाली है। कई बार आपसे पूछा गया है मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है, और ये आपका जो टॉपिक है, ये आपकी जो बुक है शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध, ये सीटेट और टेट की तैयारी के लिए बहुत बेहतर है। सीटेट और टेट में ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। अगर आपने सीटेट का फॉर्म भरा है तो ध्यानपूर्वक पढ़िए, सारी चीज़ों को पढ़ते रहिए, ताकि आपका सीटेट और टेट भी क्लियर हो इसी के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए फिर हम मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और वीडियो को देखिए शेयर किया करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए अपने फैमिली ग्रुप में, अपने कॉलेज ग्रुप में, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए हम मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।